गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ शांतनु जयमन फ्रॉम अलवर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएससी के द्वारा जारी मॉडल टेस्ट पेपर। इस बार बच्चों जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है। उनमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का भंडारण किया जाता है। पराग कणों का भंडारण किया जाता है। हम जानते हैं पराग कण अगुणित संरचना है, पुष्पीय पादपों की अगुणित संरचना है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं। इन पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन में, कौन सी नाइट्रोजन में? द्रवित नाइट्रोजन में, द्रवित N2 में संरक्षित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में द्रव नाइट्रोजन है, द्रव हाइड्रोजन है, द्रव हीलियम है और द्रव जल है। तो यहाँ पर देखिए द्रवित नाइट्रोजन, ऑप्शन में -196 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित करके रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, या फिर परागकण संरक्षण भी बोला जाता है। परागकण संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में आया हुआ भी है कि परागकणों को किस प्रकार से संरक्षित करें, किस प्रकार से संरक्षित करके रखा जाता है। तो परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित रखते हैं। यहाँ ऑप्शन में अपने द्रवित नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं। द एम्ब्रियो हैविंग 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड ब्लास्टूला, गैस्टूला, मोरूला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, 8 से 16 कोरक खंड, ये जो कोरक खंड होते हैं क्या होते हैं? कोरक खंड जब भ्रूण का परिवर्धन होता है, हम जानते हैं युग्मनज, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है 2n। फिर इसमें क्लीवेज होता है, कोरक खंडों का निर्माण होता है, जिसे हम विदलन भी कहते हैं। तो जब कोरक खंड बनते हैं तो 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से कोरक खंड बनते हैं। जो 8 से 16 कोरक खंड युक्त संरचना बनती है उसे हम तूतक या मोरूला कहते हैं। 8 से 16 कोरक खंड युक्त जो संरचना है उसे हम तूतक या मोरूला बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में है मोरूला। जो 32 कोरक खंड युक्त संरचना होती है उसको हम ब्लास्टूला कहते हैं, कोरकपुटी नामक संरचना होती है। और गैस्टूला जो संरचना होती है उसमें 3 स्तर बनते हैं। 3 स्तर बनते हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म जिसे हम बाह्य जनन स्तर भी कहते हैं, एक मीजोडर्म जिसे हम मध्य जनन स्तर भी कहते हैं, और एक एंडोडर्म जिसे हम अंतः जनन स्तर भी कहते हैं। तो ये जो संरचना बनती है ये गैस्टूला है। ये क्या है? गैस्टूला है। ये 8 से 16 कोरक खंड युक्त जो संरचना है ये तूतक या मोरूला है। जो 32 कोरक खंड युक्त संरचना होती है जिसमें 16 कोरक खंड तो परिधीय भाग में होते हैं और 16 कोरक खंड अंतर्वेशी भाग में होते हैं, ये 32 कोरक खंड युक्त संरचना ब्लास्टूला या कोरकपुटी कहलाती है। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है मोरूला, तूतक या मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं। जो पुरुष प्रजनन तंत्र है, जो मानव का नर जनन तंत्र है, मानव का नर जनन तंत्र है, उसकी सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं? सहायक ग्रंथियां देखिए, जैसा हम जानते हैं सहायक ग्रंथियां, ग्रंथि वो है जो किसी न किसी पदार्थ का स्राव करती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं शुक्राशय है,
प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है, शुक्राशय। शुक्राशय हम जानते हैं, शुक्राशय वीर्य का निर्माण करता है, लगभग 70% वीर्य का निर्माण करता है, विभिन्न पदार्थों का स्राव करता है, थैलीनुमा संरचना होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगाड़ेनुमा संरचना होती है, ये भी 30% सीमन या वीर्य का निर्माण करती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है, जिसे हम काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर तीनों ग्रंथियां ऐसी हैं जो किसी न किसी पदार्थ का स्राव कर रही हैं। तो देखिए जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है डी या द, ये राइट है, क्योंकि उपरोक्त सभी ये सभी ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां हैं, शुक्राशय, काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये तीनों ही सहायक ग्रंथियां हैं, किसी न किसी पदार्थ का स्राव करती हैं, इनको सहायक ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सकीय सहगर्भता समापन, चिकित्सकीय सहगर्भता समापन यानी एमटीपी, एमटीपी चिकित्सकीय सहगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम है, हिंदी में उसको बोलेंगे चिकित्सकीय सहगर्भता समापन। एमटीपी को अनुमति प्रदान की थी, कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी भारत सरकार ने सन 1971 में। कब स्वीकृति प्रदान की थी? सन 1971 में भारत सरकार ने इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। कुछ विभिन्न शर्तों के अनुसार एमटीपी को अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, ये प्रजनन स्वास्थ्य से है ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सहलग्नता, सहलग्नता शब्द का प्रतिपादन किया, किसने किया? सहलग्नता प्रतिपादन शब्द का प्रतिपादन जो किया वो किसने किया? तो देखिए यहाँ वैज्ञानिकों के नाम हैं, डब्ल्यू सटन है, डब्ल्यू सटन हम जानते हैं, सटन और बोवेरी। गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत प्रतिपादन किया था सटन और बोवेरी ने। उसके बाद टी बोवेरी, तो ये गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत प्रदान करने वाले वैज्ञानिक हैं। टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दो शब्द दिए। एक शब्द दिया था इन्होंने सहलग्नता, सहलग्नता। एक शब्द दिया था इन्होंने पुनर्योजन, पुनर्योजन। सहलग्नता हम जानते हैं कुछ जीन ऐसे बंधित होते हैं कि आपस में इस तरीके से मजबूत बंध से बंधित होते हैं कि वो जोड़े से अलग नहीं होते हैं, लेकिन पुनर्योजन में जोड़े से अलग हो जाते हैं। यानी जो जीन बंधित होते हैं और वो जोड़े से अलग नहीं होते, युग्म में ही, जोड़े में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, तो ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। और इस गुण को, जीनों के इस गुण को सहलग्नता कहा जाता है। तो सहलग्नता शब्द दिया टीएच मॉर्गन ने, जीनों की सहलग्नता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन, इसका राइट आंसर है सह यानी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैलेसीमिया जो दो सन्निकट लग्न जीन HbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है, गुणसूत्र संख्या पर पाया जाता है। गुणसूत्र संख्या यानी मानव के जो गुणसूत्र हम जानते हैं, मानव के कितने गुणसूत्र हैं? मानव में कुल गुणसूत्र कितने हैं? मानव में कुल गुणसूत्र कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं, जिनमें 44 एलिंग गुणसूत्र हैं और 2 लिंग गुणसूत्र हैं। यानी 22 जोड़ी जो हैं वो एलिंग गुणसूत्र हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और 2 लिंग गुणसूत्र हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नर में XY होता है, मादा में XX होता है। एलिंग गुणसूत्र जो है, जो 11वां एलिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा एलिंग गुणसूत्र होता है? 11वां। उस पर ये जीन होते हैं HbA1
HbA1 और HbA2 जो कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इसकी वंशागति करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थैलेसीमिया स्थानांतरित होता है, एक आनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर देखो गुणसूत्र संख्या 11, 12, 16 और 9। तो कौन से पर है? 11 पर ये जीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई गुणसूत्र में जीन्स की संख्या होती है। वाई गुणसूत्र अभी हमने देखा एक लिंग गुणसूत्र है। वाई गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं? कितने जीन होते हैं? ये क्वेश्चन HGP की विशेषताओं से हम जानते हैं। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। HGP की जो विशेषताएं बताई गई, जब HGP का अध्ययन किया गया तो HGP का जब अध्ययन किया तो उसके बाद ये तय हुआ कि हर गुणसूत्र पर कितने जीन हैं। मानव में लगभग 1 लाख जीन होते हैं और वाई गुणसूत्र पर 231, वाई गुणसूत्र पर लगभग 231 जीन पाए जाते हैं। फिक्स है 231 जीन वाई गुणसूत्र पर होते हैं, जो सबसे कम संख्या में है। अन्य गुणसूत्रों पर इससे ज्यादा ही जीन होते हैं। तो HGP की विशेषताओं के अंतर्गत बताया गया है कि HGP के जो परिणाम प्राप्त हुए, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उनके अंतर्गत ये बताया कि लास्ट में कि जो वाई गुणसूत्र है उस पर सबसे कम जीन होते हैं, जो पौरुषत्व का लक्षण प्रकट करता है। ये वाई लिंग गुणसूत्र जो है पौरुषत्व का लक्षण प्रकट करता है, लिंग निर्धारण में अपना विशेष योगदान देता है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है ये गुणसूत्र। इसमें बहुत कम जीन होते हैं और वो सबसे कम जीन कितने होते हैं? 231। कितने जीन होते हैं? 231। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, mRNA का पूर्ववर्ती, ये DNA से है, पूर्ववर्ती जो RNA पॉलीमरेज सेकंड द्वारा अनुलेखित होता है। अनुलेखित होता है, अनुलेखित मतलब अनुलेखन क्रिया होती है। अनुलेखन क्रिया में क्या होता है? DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनता है। तीनों प्रकार के RNA DNA बनाता है, mRNA, tRNA, rRNA। तो DNA से RNA का बनना क्या है? अनुलेखन क्रिया है। तो mRNA का पूर्ववर्ती जो RNA पॉलीमरेज सेकंड द्वारा अनुलेखित होता है वो होता है HNRNA। HNRNA, HN का मतलब है हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको HNRNA बोला जाता है। ये RNA पॉलीमरेज सेकंड द्वारा अनुलेखित होता है, यानी RNA पॉलीमरेज सेकंड इसको बनाता है। ठीक है, बनाने में सहायक है एंजाइम में RNA पॉलीमरेज सेकंड। तो HNRNA ये mRNA का पूर्ववर्ती होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट है, HNRNA। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता थी। दिमागी क्षमता, जो दिमागी क्षमता है उसको हम मानसिक क्षमता भी बोलते हैं। दिमागी क्षमता, दिमागी क्षमता यानी मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता। पहले तो ये देखिए आप कि होमो हैबिलिस है क्या। होमो हैबिलिस मानव है। क्या है? होमो वंश का मानव है, होमो हैबिलिस। वर्तमान में जो मानव है वो कौन है? उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन। वर्तमान में जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन। होमो वंश है, सेपियन जाति है। तो होमो सेपियन का ही पूर्वज है होमो हैबिलिस। होमो सेपियन का क्या है? पूर्वज है होमो हैबिलिस। इसकी जो क्यूरिकुलम एक्टिविटी थी, क्रिएटिविटी थी, वो थी 650 से 800 सीसी। क्यूरिकुलम क्रिएटिविटी थी इसकी। तो इसकी मानसिक क्षमता या दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी। एलर्जी देखिए से संबंधित एंटीबॉडी है।
एलर्जी। एलर्जी एक रोग है जो धूल मिट्टी के कणों से, पराग कणों से या विभिन्न जो प्रदूषक होते हैं उनके द्वारा होता है। इसके प्रतिरक्षी एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, जो प्रतिरक्षी होते हैं उनको हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। उससे संबंधित प्रतिरक्षी कौन सा है? उससे संबंधित प्रतिरक्षी है IgE। याद रखने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि E फॉर एलर्जी, E फॉर क्या है? एलर्जी। कुछ और प्रतिरक्षी भी हैं जैसे IgA है, IgA, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, हमारे रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, जिनको हम IG से शो करते हैं। तो IgE किसके लिए है? एलर्जी के लिए। एक होता है IgA, IgA, एक होता है IgG। IgA जो खीस या कोलेस्ट्रम में होता है, ठीक है, और IgG प्लेसेंटा में होता है, अप्राय प्लेसेंटा से भ्रूण के अंदर स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर 3 IG बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी हैं या प्रतिरक्षी हैं। तो ध्यान रखना है E फॉर एलर्जी और IgE किसके लिए उत्तरदायी है? एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट चलते हैं। मलेरिया रोग का रोग कारक है, मलेरिया रोग का रोग कारक है। जो मलेरिया रोग है उसका हम जानते हैं रोगजनक। मलेरिया का रोगजनक कौन है? मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की बहुत सी प्रजातियां हैं जो मलेरिया रोग का रोगजनक है। यहाँ केवल ऑप्शन में प्लाज्मोडियम ही दिया है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, खतरनाक मलेरिया उत्पन्न करता है। हेल्सीपेरम है, हेल्सीपेरम है, ओवल है, मैलेरी है। ये 4 प्रजातियां होती हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम हेल्सीपेरम। ये चारों मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ये मैलेरी नामक मलेरिया उत्पन्न करता है, ये ओवल नामक मलेरिया उत्पन्न करता है, सबसे खतरनाक वाइवैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मलेरिया रोग का रोगजनक प्लाज्मोडियम है और ये मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार के अंदर होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार में होता है और मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार से मानव के रक्त में ये प्रवेश करता है। जब मच्छर काटता है, जब मच्छर काटेगा तो प्लाज्मोडियम मानव के रक्त में प्रवेश करेगा और मलेरिया रोग उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है? कौन से एंजाइम का उपयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है? यानी क्या है? क्लोट बस्टर है। क्या है? क्लोट बस्टर, क्लोट बस्टर, ठीक है। देखिए, क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ये जो क्लोट होते हैं, रक्त जब रक्त का समूहन क्रिया हो जाती है तो उसको नष्ट करने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाए? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हमने चैप्टर पढ़ा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके अंतर्गत हमने ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव देखे हैं जिनसे कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। उनमें से ही है, देखिए, किस एंजाइम का प्रयोग? ये एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। एंजाइम, एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को समाप्त करता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक, हृदय आघात से पहले की प्रक्रिया है जिसमें क्लोट जब क्लोटिंग होती है, समूहन क्रिया होती है। तो क्लोटिंग या समूहन क्रिया को समाप्त करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। और ये एंजाइम कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। जैसा हम जानते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमने ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है जो मानव कल्याण में उपयोगी है।
तो उन सूक्ष्म जीवों में यह है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्राप्त करते हैं। और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या मायोकार्डियल संक्रमण और हृदयाघात हार्ट अटैक को रोकने में सक्षम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम के इंजेक्शन होते हैं जो यदि रोगी को लग जाता है तो वो क्लोटिंग जो प्रक्रिया है, क्लोट समाप्त हो जाता है और रक्त का जो प्रवाह है वो रेगुलरली यानी नियमित हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी मानव में रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न करता है, यानी श्वसन रोग उत्पन्न करता है। हम जानते हैं श्वसन रोग बहुत सारे हैं, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, अस्थमा है, इसके अलावा एम्फाइसीमा या वात स्फीति है। तो श्वसन रोग के लिए उत्तरदायी है एडिनोवायरस। यहाँ जो ऑप्शन है उनके अंतर्गत जो दिया हुआ है एडिनोवायरस, देखिए एडिनोवायरस ए में दे रखा है भाई। ट्राइकोडर्मा तो कवक है और ये जैव नियंत्रण कारक है, यानी इसका उपयोग करते हैं कृषि के अंदर जैव नियंत्रण कारक के रूप में। जैव पीड़कनाशी है, ठीक है, श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न नहीं करता है। बैक्यूलोवायरस है, बैक्यूलोवायरस कीटों को मारता है, कीटों का रोगजनक है, आर्थ्रोपोडियन का रोगजनक है। बैसिलस थूरिजेंसिस है, कीटनाशी है, कीटों के आमाशय में छिद्र कर देता है। लेकिन जो एडिनोवायरस है ये श्वसन संक्रमण करता है, मानव में श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने वाला एंजाइम है। डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने वाला एंजाइम है, यानी डीएनए को कौन सा एंजाइम निश्चित स्थलों से काटता है। डीएनए हम जानते हैं डीएनए डबल हेलिक्स संरचना है, ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को जो एंजाइम काटेगा उसे कहेंगे प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलेंगे? प्रतिबंधन एंजाइम। इसी प्रतिबंधन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये दो तरह के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। एक रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है वो डीएनए को बाहर से काटता है, और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है वो अंदर प्रवेश करता है, डीएनए को अंदर से काटता है। दोनों ही आणविक कैंचियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्या हैं? आणविक कैंचियां हैं, और डीएनए को विशिष्ट स्थलों से ये काटता है। तो यहां पर देखिए काइटिनेज है, ऑप्शन में क्या है? काइटिनेज है। काइटिनेज जो कवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, कोशिका भित्ति को गलाने के लिए काइटिनेज का उपयोग करते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति को। डीएनए को ये नहीं काटता है। लाइसोजाइम है, लार में होता है लाइसोजाइम, जीवाणु को नष्ट करता है। सेलुलेज है, सेलुलोज का गठन में सहायक होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है डी प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। इन्हें आणविक कैंची बायोमोलिकुलर सीजर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बैसिलस थूरिजेंसिस। बैसिलस थूरिजेंसिस जीवाणु है जिसका शॉर्ट नेम क्या है? बीटी जीवाणु। बीटी जीवाणु जिसका पूरा नाम बैसिलस थूरिजेंसिस है। बैसिलस इसका वंश है और थूरिजेंसिस इसका जाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है बैसिलस थूरिजेंसिस या बीटी जीवाणु। तो बीटी जीवाणु द्वारा निर्मित प्रोटीन कीटों को मारने में सक्षम है। वैसे जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है उसका नाम तो क्राई प्रोटीन है, जिसे बीटी विष भी कहा जाता है, जिसे बीटी विष भी कहते हैं। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा पौधों को कीटरोधी बनाने में क्राई प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। लेकिन लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरॉन ये भी
क्या हैं, ये भी प्रोटीन हैं और कीटों को नष्ट करती हैं। तो उपयुक्त सभी ये भी महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं जो बीटी जीवाणु से प्राप्त होती हैं, जिनका नाम है लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरॉन। ये भी ऐसी प्रोटीन हैं जो कि कीटों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जैसा हम जानते हैं, लीवर फ्लूक का नाम है फैसियोला हिपेटिका। लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम है ये फैसियोला हिपेटिका। तो इसको लीवर फ्लूक क्यों कहते हैं? इसको लीवर फ्लूक इसलिए कहते हैं क्योंकि यकृत का परजीवी है। लीवर का मतलब है यकृत, इसे यकृत कृमि भी कहा जाता है, यकृत कृमि। और ये स्तनधारियों में संक्रमण करता है, स्तनधारियों में इंफेक्शन करता है। तो यहां पर देखिए जो महत्वपूर्ण इसके जीवन चक्र के अंतर्गत जो जीव हैं उनमें है मानव और घोंघा। मानव और घोंघा में संक्रमण करता है। मानव और घोंघा का ये परजीवी है यकृत कृमि, इनके यकृत में जाकर ये संक्रमण उत्पन्न करता है। तो लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र मानव और घोंघा में अपना पूरा करता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। किसी खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? किसी खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या, देखिए सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में उत्पादक है। उत्पादक जैसा हम जानते हैं हरे पेड़ पौधे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी है। अपघटक कौन है? अपघटक पारितंत्र के प्रमुख अपघटक कौन है? पारितंत्र के प्रमुख अपघटक हैं जीवाणु और कवक। कौन है? जीवाणु और कवक। अब देखिए जीवाणु और कवक प्रकृति में सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु और कवक प्रकृति में सभी जगह है, जल में है, मृदा में है, हमारे शरीर के अंदर है, वायु के अंदर है, सभी जगह उपस्थित हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं जीवाणु और कवक। तो निश्चित है कि भाई जब सबसे ज्यादा मात्रा में है तो सबसे ज्यादा संख्या में भी यही है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में हमेशा अपघटक ही होते हैं। कौन होते हैं? अपघटक ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा संख्या में किसी भी खाद्य श्रृंखला में कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्वेश्चन था कि विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हम जानते हैं जैव विविधता प्रकृति में जो जीवों के अनेकों स्वरूप पाए जाते हैं उसे कहते हैं जैव विविधता। प्रकृति में जीवों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसे स्थल हैं वहां पर इस तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। तो जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती इसलिए उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाया गया है। तो विश्व में ऐसे 34 हॉटस्पॉट है जिनमें से 3 हॉटस्पॉट तो भारत में है। उनमें से 3 पश्चिम घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय, 3 हॉटस्पॉट भारत में है। बाकी विश्व में टोटल हॉटस्पॉट क्षेत्र जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है और वहां पर ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो विश्व में और कहीं पर नहीं पाई जाती है। तो टोटल हॉटस्पॉट भारत के अंदर, विश्व के अंदर 34 है और भारत के अंदर 3 है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस बार 18 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके अंदर आपको 18 एमसीक्यू मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आधे आधे नंबर के होंगे, यानी पहला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे रिक्त स्थानों के बारे में। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अपना रिक्त स्थानों का है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। फर्स्ट देखिए इसमें नंबर 1 क्या है? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को रिक्त स्थान कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड बहुभ्रूणता। किसकी परिभाषा है ये? बहुभ्रूणता।
देखिए शब्द में ही नजर आ रहा है कि एक से ज्यादा भ्रूण, बहु यानी एक से ज्यादा भ्रूण जब होते हैं एक बीज के अंदर, तो इस गुण को, इस क्वालिटी को बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो इसके अंदर आएगा अपना बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी, जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता, एक से ज्यादा भ्रूण। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा रिक्त स्थान क्या है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को रिक्त स्थान कहते हैं। वो संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संबंध स्थापित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा, अपरा या प्लेसेंटा, जिसे हम सामान्य भाषा में नाल भी कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण जो होता है गर्भाशय के आंतरिक स्तर से चिपक जाता है और अपरा या प्लेसेंटा से ही वो शोषण करता है, अपरा या प्लेसेंटा से ही वो उत्सर्जन करता है, अपरा या प्लेसेंटा से ही उसमें परिसंचरण क्रियाएं होती हैं। तो सभी जैविक क्रियाएं अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा वो करता है। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। तीसरा रिक्त स्थान अपना देखिए, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि रिक्त स्थान परीक्षण से हो सकती है। टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय कौन सा टेस्ट है, तो परीक्षण यहां पर पूछा गया है, टाइफाइड का परीक्षण या टेस्ट कौन सा है। टाइफाइड हम जानते हैं, टाइफाइड का जो परीक्षण है, टेस्ट है, उसको विशेष परीक्षण कहते हैं, जिसे हम विशेष परीक्षण या विडोल टेस्ट, विडोल परीक्षण, ये विडोल परीक्षण है जिससे टाइफाइड रोग की 100% पुष्टि होती है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है जो टाइफाइड रोग को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर किससे पुष्टि होगी, विडोल परीक्षण से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा रिक्त स्थान है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं रिक्त स्थान नामक प्रोटीन का स्रवण करती हैं। तो विषाणु संक्रमित जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी प्रोटीन का श्रवण करती है, वो प्रोटीन है इंटरफेरोन। कौन सी प्रोटीन है, इंटरफेरोन प्रोटीन। वो ये कहती हैं कि मैं तो संक्रमित हो गई और मुझे तो वायरस ने अपना फैक्ट्री बना लिया, वायरस की फैक्ट्री बन जाती है। जैसे ये एक कोशिका है, जब वायरस इस पर अटैक करता है, वायरस इस पर अटैक कर रहा है, ये वायरस है, जैसा हमने पश्च विषाणु की प्रतिकृति में देखा, ये इस कोशिका का केंद्रक है। इस कोशिका के अंदर जब ये वायरस एंटर करेगा तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो सीधा हो जाएगा और ये केंद्रक के अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ है उसको उसमें संबंधित हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इस पर अपना अधिकार स्थापित करके बहुत सारे आरएनए बनाएगा। हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनते हैं और ये आरएनए सारे निकलकर अन्य कोशिकाओं को, अन्य सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे, इन्फेक्टेड करेंगे। तो ये कोशिका, ये जो वायरस से संक्रमित हो गई, वो पहली कोशिका जो वायरस से संक्रमित हो गई, ये कोशिका एक प्रोटीन का स्राव करेगी जिससे कि अन्य कोशिकाएं उस संक्रमण से बच जाए। प्रयास करती है कि अन्य कोशिकाएं बची रहें और वायरस से संक्रमित न हो। तो ये कोशिका स्रावित करेगी इंटरफेरॉन प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान रोगजनक कीटों एवं संधि पादों पर हमला करते हैं। कीटों, यहाँ पर जो कीट है उनको ही आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडियन कहा जाता है। जो संधि पाद है, वहां देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, या बोल सकते हैं इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स। तो कौन सा रोगजनक है, वो रोगजनक है बैक्यूलो वायरेसिस, वायरेसिस। ये पूरा एनसीईआरटी से एक लाइन है वो ली गई है,
बैक्यूलोवायरेसिस। बैक्यूलोवायरेसिस रोगजनक है जो कीटों और संधिपादों पर हमला करते हैं। कीट और संधिपाद एक ही है, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, जो कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएनए खंडों को रिक्त स्थान तकनीक से अलग किया जा सकता है, किया जाता है। वो तकनीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिटेल में हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसको हम हिंदी में जैल वैद्युत कण संचलन, जैल वैद्युत कण संचलन भी कहते हैं। तो ये जो तकनीक है डीएनए खंडों को पृथक करने के, सेपरेट करने के, अलग करने के काम में आती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी लिख सकते हैं, जैल वैद्युत कण संचलन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला रिक्त स्थान, मानव प्रोटीन रिक्त स्थान का उपयोग एम्फीसेमा के निदान में किया जाता है। एम्फीसेमा या एम्फाइसीमा क्या रोग है? एम्फाइसीमा। इस रोग को वात स्फीति रोग भी कहते हैं। वात स्फीति श्वसन संबंधी रोग है जो फेफड़ों की, मानव के फेफड़ों की कूपिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, कूपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। श्वसन संबंधी रोग है। क्या होता है इसमें? जो फेफड़ों की कूपिकाएं वो क्या हो जाएंगी? क्षतिग्रस्त हो जाएंगी या डैमेज हो जाती है। इस रोग को वात स्फीति या एम्फाइसीमा रोग कहते हैं। अब ये कह रहा है कि मानव प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन इस रोग के निदान में उपयोग में ली जाती है? उस प्रोटीन का नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन क्या करेगी? इसका उपयोग करते हैं एम्फाइसीमा के निदान में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका फेनिलकीटोन्यूरिया के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। यहां पर देखिए ए बी दे दिया उसने, ए बी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। मक्का छेदक कीट है। मक्का छेदक कौन है? कीट है। मक्का छेदक यानी मक्का के अंदर छिद्र कर देता है, ऐसा कीट। तो कौन सा जीन है जो बैसिलस थूरिजेंसिस से प्राप्त होता है? बीटी जीवाणु से प्राप्त होता है। बीटी जीवाणु से हमने देखा क्राई प्रोटीन प्राप्त होती है। तो बीटी जीवाणु से जो जीन है जो क्राई प्रोटीन बनाता है, उन जीनों में है क्राई फर्स्ट ए बी दिया हुआ है, ठीक है। क्राई फर्स्ट ए बी जीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो क्राई फर्स्ट ए बी जीन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी दिया हुआ है। तो क्राई फर्स्ट ए बी जीन, ए बी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। कहां पाया जाता है ये जीन? बीटी जीवाणु के अंदर है जो क्राई प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट, एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है, यानी हेज प्लांट जो होते हैं उन पर यह वृद्धि करता है। तो परजीवी दिया है, देखिए परजीवी। तो जाना पहचाना परजीवी पौधा है, कौन सा है? कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरबेल। तो अमरबेल या कसकटा एक परजीवी पौधा है जो बाढ़ पौधे होते हैं, हेज प्लांट जो होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, उन पर चढ़ जाता है, उनके तने पर, उनकी शाखाओं पर ये चढ़ जाता है और उनसे पोषण ग्रहण करता है। क्योंकि परजीवी है, बाह्य परजीवी है, तो उनके तने के अंदर अपने जो चूसक अंग है उनको प्रवेश करा देगा, भोजन प्राप्त करेगा,
जिसको हम अमरबेल या कसकटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कवक एवं उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच, कवक एवं उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच साहचर्य है। साहचर्य, तो यहां ध्यान रखना है, साहचर्य को पूछा है उसने कि कौन सा साहचर्य है। साहचर्य सहोपकारिता है। क्या है? सहोपकारिता। जो संबंध होता है किनके बीच? उच्च कुल के पौधे, उच्च कोटि के पौधे और कवकों के बीच, उच्च कुल के पौधे और कवकों के बीच, उच्च कुल के पौधों की जो जड़ें हैं और कवकों के बीच जो संबंध है उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो जल्दबाजी में माइकोराइजा भी बच्चे कर सकते हैं, कर देते हैं, जो गलत है। वहां पर ध्यान देना है। जड़ों के बीच साहचर्य है, तो साहचर्य पूछा गया है कि कौन सी पारस्परिक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम पूछा है। तो ये क्रिया है सहोपकारिता। दोनों को लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जो कवक है परपोषी होते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जड़ों से जड़ों में भोजन पहुंचता है। और जड़ें क्या करती हैं? जड़ों का मुख्य कार्य जल का अवशोषण है। तो कवक खनिज लवणों को अवशोषित एकत्र कर देते हैं, जिन्हें जड़ें आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। तो दोनों को लाभ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये सहजीवन है, यह सहोपकारिता साहचर्य है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर। जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है अपने, वो भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? डोरमेंसी का है। पहला क्वेश्चन है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति या डोरमेंसी जिसको अपन बोलते हैं, यानी बीजों की जो होती है, बीजों की अंकुरण, अंकुरण से पूर्व की अवस्था है। अंकुरण से पूर्व की अवस्था। हम जानते हैं बीजों को यदि अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएगी तो बीजों का अंकुरण हो जाएगा। बीजों को जल, वायु उपलब्ध हो जाएगी, नमी उपलब्ध हो जाएगी, मृदा उपलब्ध हो जाएगी, तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुरण से पहले प्रतिकूल परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बीज होता है तो उसे हम कहेंगे प्रसुप्ति अवस्था। वो बीजों की प्रसुप्ति अवस्था है। बीजों की अंकुरण से पूर्व की जो प्रतिकूल अवस्था होती है उसे हम बीजों की अंकुरण, बीजों की प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड के अंदर पूछा भी गया है। खीस या कोलेस्ट्रम, खीस या कोलेस्ट्रम क्या है, किसे कहते हैं? क्या है खीस या कोलेस्ट्रम? खीस या कोलेस्ट्रम प्रसव के पश्चात, प्रसव के पश्चात, प्रसव के पश्चात माता का प्रथम स्तन्य दुग्ध है। क्या है? दुग्ध है, प्रथम स्तन्य दुग्ध है, मिल्क है, जो माता के स्तनों से स्रावित होता है। यानी सभी स्तनधारी प्राणियों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्तनधारी प्राणियों में जो प्रथम स्तन्य दुग्ध होता है प्रसव के पश्चात, जब माता शिशु को जन्म देती है उसके पश्चात उसके स्तनों से जो प्रथम दुग्ध का स्राव होता है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसके अंदर हम जानते हैं आईजीए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रतिरक्षी होता है, जो शिशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, इम्यूनिटी उत्पन्न करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे कि वो आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है, रोगाणुओं से संक्रमित नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षार्थी संकरण। परीक्षार्थ है या परीक्षार्थी संकरण। जो पौधा है या कोई जनक है उसका जब अप्रभावी लक्षणों के साथ क्रॉस कराएंगे, किसके साथ क्रॉस कराएंगे? अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों के साथ क्रॉस कराएंगे। मेंडल ने कराया था ये टेस्ट, अप्रभावी परीक्षण, यानी जो
प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो संतति थी, ये प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति थी, और जो अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे थे मेंडल के प्रयोग में एकल संकर संकरण में, तो इनके साथ जब क्रॉस कराएंगे तो 50% अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होंगे, 50%, जिसे हम परीक्षार्थी यानी टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो जब जनकों का अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों के साथ क्रॉस या निषेचन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का मूल सिद्धांत क्या है? यहां पर देखिए हिंदी में जब लिखा हुआ है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखिए क्लियर लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत। क्या है? प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत है, यानी प्रोटीन कैसे बनाते हैं। क्रिक ने दिया था ये सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वैज्ञानिक क्रिक ने दिया। जो वाटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया था, उनमें से जो दूसरे वैज्ञानिक थे क्रिक, उन्होंने ये सिद्धांत दिया प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत, जिसे आनुवांशिकता का मूल सिद्धांत कहा जाता है, यानी प्रोटीन बनाने का फॉर्मूला है। कैसे, जैसे जीवों के शरीर में प्रोटीन बनती है वैसे हम कृत्रिम प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो इसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, आनुवांशिकता का मूल सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, देखिए डीएनए, फिर इसका रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति होती है, डीएनए के मात्रा में वृद्धि होती है, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए के बनने को अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन। आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन, जिसे हम अनुवादन कहते हैं। पूरे चैप्टर में चलता है ये सिद्धांत। डीएनए का जो सिद्धांत है, डीएनए का जो चैप्टर है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, फिर डीएनए अनुलेखन करता है, डीएनए का अनुलेखन करता है, तीनों प्रकार के आरएनए बनाता है, और तीनों प्रकार के आरएनए बनने के पश्चात प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन बनाने का फॉर्मूला है, इसलिए इसको आनुवांशिकता का मूल सिद्धांत या प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो इंग्लिश का जो लाइन है उसको पढ़नी है, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा पूछा गया है। सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समजातता यानी होमोलॉजी। होमोलॉजी पूछा है। समजातता, समजातता क्वालिटी है, समजातता गुण है, यानी हम जानते हैं जो जीव हैं, जीवों के अंदर बहुत से अंग ऐसे पाए जाते हैं जो उत्पत्ति, जीवों के अंग, जीवों के कुछ अंग ऐसे हैं जो उत्पत्ति और उद्भव, उत्पत्ति और उद्भव, उद्भव उत्पत्ति का मतलब एक ही है, उत्पत्ति या फिर उद्भव में समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन उन अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्य भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। और समजात अंगों का ये जो गुण है इसको हम समजातता या होमोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? समजातता या होमोलॉजी, जिसके विपरीत जो गुण होता है वो समरूपता या तुल्यता होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस कवक के द्वारा स्टेटिन, कवक के द्वारा बन रहा है स्टेटिन, और वो भी व्यापारिक, का निर्माण व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो उस कवक का नाम है मोनोस्कस, मोनोस्कस परप्यूरिस, मोनोस्कस परप्यूरिस कवक मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के अंतर्गत दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव उनके अंतर्गत आता है मोनोस्कस परप्यूरिस कवक। इससे व्यापारिक स्तर पर विशाल पैमाने पर स्टेटिन प्राप्त होता है। स्टेटिन क्या है? स्टेटिन एक सक्रिय अणु है। क्या काम आता है? रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्टेटिन का क्या उपयोग है? जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करता है।
और कैसे बनाया जाता है, कौन से कवक से प्राप्त है, मोनोस्कस परप्यूरिस कवक से ये प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किन गैसों के द्वारा बायोगैस का निर्माण होता है। तो बच्चों देखो, बायोगैस संयंत्र के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि बायोगैस के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें होती हैं। बायोगैस के अंदर 75% तो CH4 यानी मैथेन होती है। ठीक है, लगभग 25% से ज्यादा CO2 होती है, कुछ परसेंट उसमें 1% के लगभग H2S भी होती है। तो ये 3 गैस बनाती है बायोगैस, ध्यान रखना है। 3 गैस CH4 प्लस CO2 प्लस H2S तीनों मिलकर बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। हम जानते हैं प्रकृति से हमें बहुत सारे जैविक उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सारे जैविक उत्पाद दिए हैं, पेड़ पौधे हैं, वन हैं, जंगल है, उनसे हमें बहुत सारी औषधियां, भोजन प्राप्त होता है। तो सारे उत्पाद क्या हैं, जैव उत्पाद हैं। इन जैव उत्पादों का बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए, बिना कोई क्षतिपूर्ति के, यानी हम किसी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं देते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, वह रजिस्टर्ड अनुमोदन के, कोई रजिस्टर्ड अनुमोदन नहीं कराते हैं, सरकार से कोई परमिशन नहीं लेते हैं, यानी हम जैव उत्पादों का बिना कोई रजिस्टर्ड अनुमोदन के, बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए उपयोग करते हैं। हम फैक्ट्री खोल लेते हैं और उन जैविक उत्पादों का उपयोग करते हैं, सरकार से कोई अनुमति नहीं लेते हैं, सरकार को कोई क्षतिपूर्ति नहीं देते हैं, मतलब टैक्स नहीं देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। कौन सा संरक्षण है, स्वस्थानीय संरक्षण है। स्वस्थानीय, यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 संरक्षण होता है जैव विविधता का, एक होता है स्वस्थानीय और एक होता है बाह्य स्थानीय। जब जीवों को, जैव विविधता को, जीवों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसे कहेंगे हम स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे टाइगर है, सरिस्का में पाया जाता है, तो टाइगर को सरिस्का में ही सुरक्षित घोषित कर दिया, सरिस्का टाइगर रिजर्व बना दिया, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व एक स्वस्थानीय संरक्षण है। जब हम जीवों को या जो जीवों की प्रजातियां हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर कृत्रिम आवास में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, कृत्रिम आवास में ले जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर में ले जाते हैं, चिड़ियाघर में ले जाकर बंद कर देते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। तो चिड़ियाघर एक बाह्य स्थानीय संरक्षण सेंटर है, केंद्र है। तो जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित घोषित किया जाता है तो उन्हें स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सहभोजिता, एक साथ भोजन ग्रहण करना। जब जीव एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे सहभोजिता कहा जाता है, एक पारस्परिक क्रिया है सहभोजिता। इसका उपयुक्त उदाहरण क्या है, उपयुक्त उदाहरण है चारण पशु। जब पशु चरते हैं उनके साथ बगुले भी विचरण करते हैं, चारण पशु और बगुले सहभोजिता का उपयुक्त उदाहरण। जहाँ चरते हैं वो वनस्पति को हिलाते हैं, वनस्पति जब हिलती है तो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उनके पीछे पीछे बगुले चलते हैं, बगुले की नजर सबसे तेज होती है और बगुले उन कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इससे क्या है, सहभोजिता, यानी दोनों एक साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। चारण पशु को न तो लाभ हो रहा है न कोई हानि हो रही है, बगुले को लाभ हो रहा है, एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, तो इसे कहेंगे सहभोजिता। ये सहभोजिता का उपयुक्त उदाहरण है, चारण पशु और बगुले। तो बच्चों,
ये था अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमने 38 क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया। अब हम आगे अगले वीडियो में आपके लिए सेक्शन बी लेकर आएंगे, जिसमें 1.5 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, और फिर सेक्शन सी और डी उत्तरात्मक जो निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे उनको लेकर। थैंक्स।